प्यारा मतदाता भाइयों और बहनों, आप दिल्ली के मतदाता हैं। आप दिल्ली में मतदान करने वाले हैं। लेकिन ये चुनाव कौन विधायक बने, कौन न बने, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन न बने, किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, इतने मात्र के लिए सीमित नहीं है। ये चुनाव पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि कैसी हो, दुनिया हिंदुस्तान को किस रूप में देखें, अगर दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान करानी हो तो कहां से कराएं। मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली से बढ़कर के कोई जगह नहीं है जो दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बना सकती है। दिल्ली की हर घटना न सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में उसका प्रभाव पैदा करती है, हिंदुस्तान की पहचान बनाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव को सिर्फ उस रूप में न देखा जाए, लेकिन उस रूप में देखा जाए कि पूरे विश्व के सामने हम दिल्ली को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में आकर के रह रहा हूं। एक प्रकार से मैं अब दिल्ली वासी हो गया हूं, लेकिन मैं दिल्ली इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। अगर दिल्ली वासियों ने सातों एमपी जीत करके न दिए होते, 7 एमपी दिल्ली ने मुझे न दिए होते, तो मेरा आना भी संभव हुआ होता क्या? और इसलिए मेरे दिल्ली के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके बुलावे पर आया हूं। लेकिन जब आया हूं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपकी सेवा करने के लिए। मैं आया हूं आपसे कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए। मैं आया हूं पिछले 15 साल से दिल्ली ने जो बर्बादी देखी है, उन सारी मुसीबतों से दिल्ली को बाहर निकालने के लिए आया हूं। और भाइयों बहनों, मुझे सिर्फ दिल्ली में साउथ ब्लॉक में बैठने के लिए आप जगह दे दें, इतने से बात बनती नहीं है। मुझे तो यहां से हर गली मोहल्ले की सेवा करने का मौका चाहिए, आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। आप यहां एक ऐसी सरकार बनाइए, आप यहां ऐसे लोगों को चुनिए जिनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके आपकी हर समस्याओं के समाधान करने के लिए आपका एक सच्चा सेवक बनकर के काम कर पाऊं
और इसलिए मैं आज दिल्ली के पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, चुनाव में आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, ईमानदारी के वादे भी होते हैं, झूठे वादे भी होते हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जनता जनार्दन में दूध का दूध और पानी का पानी कर परखने की बहुत ताकत होती है। और जनता एक बार गलती कर सकती है, जनता बार बार गलती कभी नहीं करती। एक साल पहले जिन सपनों को लेकर के दिल्ली के लोगों ने मतदान किया था, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पे छुरा भोंका, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, आपको अस्थिरता में झोंक दिया। और ये दिल्ली के समझदार नागरिक देखिए, कुछ ही महीनों के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो उन लोगों को ऐसी सजा दी, दिल्ली को बर्बाद करने वालों को दिल्ली ने छोड़ा नहीं। और इस चुनाव में भी दिल्ली को बर्बाद करने वालों को दिल्ली कतई पसंद नहीं करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी एक दल ने एक चुनाव में सर्वाधिक लोगों ने की जमानत जब्त हुई हो, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी ने किया हो तो उस दल को आप भली भांति जानते हो। जमानत जब्त करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और फिर भी लोगों को भ्रमित करने में जरा भी कोताही नहीं बरतते। मुझे कोई बता रहा था, एक बड़ा चतुर ऑटो रिक्शा वाला था, बहुत बुद्धिमान था, बात को नए तरीके से कहना, कैसे कहना, लोगों की आंख में पल भर के लिए धूल कैसे झोंकना, बड़ा माहिर था। तो उसने अपनी ऑटो रिक्शा पे बोर्ड लगाया था कि मुफ्त में रिक्शा में बैठिए, मुफ्त में रिक्शा में बैठिए। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था, उसको लगता है यार तो बड़ा सेवाभावी व्यक्ति है, मुफ्त में बिठाता है, तो बैठ जाते थे। और फिर बताते थे कि वहां जाना है तो ले जाता था। और जब रिक्शा में से उतरने लगते थे तो पैसे मांगता था। उन्होंने कहा, भाई तुमने तो बोर्ड लगाया है कि रिक्शा में बैठना मुफ्त में। तो उसने कहा, सही है, बैठना मुफ्त में, लेकिन उतरना पैसे दे करके। अब मुझे बताइए,
ये महंगा सौदा दिल्ली का भला करेगा क्या? दिल्ली का भाग्य बदलेगा क्या? भाइयों बहनों, एकाध बार झूठ चल जाता है, एकाध बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कुछ पाना सरल हो जाता है, लेकिन बार बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं दिल्ली वासियों का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है वो भरोसा बरकरार रहा है। पिछली बार डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और मैं दिल्ली का आभारी हूं। दिल्ली वासियों ने पिछली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था और सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। भाइयों बहनों, लेकिन सरकार बनाने में कुछ कम पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी भी सौदेबाजी कर सकती थी, कुर्सी का खेल खेल सकती थी, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं अपनाया। हमने कहा हम भले सबसे बड़ी पार्टी चुनकर के आए हैं, दिल्ली की जनता ने हमको सर्वाधिक प्यार दिया है, लेकिन हमें सरकार चलाने का हक नहीं दिया है। और इसलिए हमने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके दिल्ली की जनता की माफी मांगी थी। दिल्ली की जनता को बुरा लगा, उनको अपने आप पर बुरा लगा। अरे हम बीजेपी वालों के 5 सीट ज्यादा दे देते तो उनकी सरकार बन जाती। ये जो कमी रह गई उसकी कसक दिल्ली के दिल में रह गई। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो ये दिल्ली की जनता ने उस कसक को ब्याज समेत समाप्त कर दिया और सातों दिल्ली में लोकसभा की सीटें दे दी और भारी बहुमत से दे दी। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने विधानसभा के चुनाव में कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए लोकसभा के चुनाव में ताकत दिखा दी। वही दिल्ली इस चुनाव में विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्थिर सरकार बनाने का अवसर देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली को स्थिर सरकार चाहिए। दिल्ली को सरकार चलाने का तजुर्बा वाले लोग चाहिए। बहन किरण जी के नेतृत्व में, जिनको दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है, जो दिल्ली के इतिहास से भी जुड़ी है, दिल्ली की भूगोल से भी जुड़ी हुई है, जिन्हें प्रशासन का अनुभव है, वो मजबूत इरादे भी हैं और मजबूत कंधे वाली भी महिला है। वे इस बोझ को उठा करके दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों,
और मैं तो आपके लिए सेवक के रूप में हमेशा हमेशा आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में पीने के पानी की समस्या हर हमेश परेशान करती रहती है कि नहीं करती रहती है? हमेशा ये चिंता रहती है कि नहीं रहती है कि हरियाणा पानी देगा या नहीं देगा? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, उसके बावजूद भी दिल्ली पानी के बिना तरसता था कि नहीं तरसता? वो दिन आपने देखे कि नहीं देखे? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए। हमारे लिए राजनीति से ऊपर भी राष्ट्रनीति हुआ करती है और इसलिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की तरस मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और दिल्ली को पानी देना शुरू कर दिया। अच्छी सोच वाले लोग जब सरकार में होते हैं तो कैसे अच्छे परिणाम आते हैं, उसका एक सीधा सीधा उदाहरण है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम उठाया। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी हुई है, लेकिन मैं बयानबाजी कम करता हूं, लेकिन कदम एक के बाद ऐसे उठा रहा हूं कि जिसके कारण भ्रष्टाचार की हर गतिविधि पर नकेल लग रही है। भारत सरकार गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी किसको जाती है, बीच में कहां जाती है, मलाई कौन खाता है, ये सारे सवाल बार बार उठते रहे हैं। क्या कोई उसका उपाय नहीं था? आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमने उपाय खोजा और 3 महीने के भीतर भीतर 9 करोड़ परिवारों में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे सीधे सीधे उनके बैंक खाते में जमा करवा दिए। और इस महीने तक में करीब करीब 11 करोड़ परिवारों में हम पहुंच जाएंगे। यानी देश की आधी आबादी तक ये पारदर्शी व्यवस्था पहुंच जाएगी। और इसके कारण जो गैस सिलेंडर के झूठे सौदागर थे, झूठे बिल बनते थे, रुपये मार लिए जाते थे, हजारों करोड़ रुपयों की चोरी, उसको ताला लग गया। भाइयों बहनों, ताला लग गया। इतना ही नहीं भाइयों, इस देश के गरीब को आर्थिक व्यवस्था के ढांचे में कभी जोड़ा नहीं गया। 7 करोड़ से अधिक परिवार आर्थिक व्यवस्था के ढांचे से बाहर थे। गरीब का बैंक में खाता नहीं खुलता था और गरीब को साहूकार के हाथ से पैसे लेना जाना पड़ता था। ऊंचा ब्याज का दर रहता था। एक प्रकार से गरीब का पूरा पैसा ब्याज देने में चला जाता था। भाइयों बहनों, उसका परिणाम यह हुआ कि गरीबों को बेमौत मरने की नौबत आती थी। जवान बेटी शादी तय हुई हो, पैसों के अभाव में बेटी कवारी रह जाती थी।
क्या हिंदुस्तान के पैसे गरीब के काम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? क्या गरीब को उस पैसों का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब हमारा इन बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, हमने एक बीड़ा उठाया। इतने कम समय में हिंदुस्तान के हर गरीब का दरवाजा खटखटाया, सामने से जाकर के उसको बैंक का खाता खोलने के लिए निमंत्रित किया। भाइयों बहनों, बैंक का खाता खोलने के साथ गरीब को 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा भी दे दिया गया। आज अगर गरीब के परिवार में कोई संकट आएगा, 1 लाख रुपए का बीमा उसका मंजूर हो जाएगा। गरीब की चिंता कैसे होती है? वो नारेबाजी से नहीं होती है। एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं, और कदम भी कागज पे नहीं, सफलतापूर्वक उसको लागू करना होता है, समय सीमा में लागू करना होता है, तब जाकर के उसे उसका लाभ मिलता है। मेरे दिल्ली वासियों, मैंने पहले ही दिन कहा था, यह सरकार गरीबों के लिए है, यह सरकार गरीबों को समर्पित है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सरकार में आते ही संकल्प किया है, जब देश की आजादी के 75 साल हम मनाएंगे, 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे अनेक महापुरुष जो फांसी के तख्त पर चढ़ गए हमारी आजादी के लिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के लाखों नौजवानों ने अपनी जवानी जेलों में खपा दी, तब आजादी मिली है। देश की आजादी के लिए जीने मरने वाले लोग, उनके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, जब आजादी के 75 साल होंगे, तब हिंदुस्तान हमारे इन महापुरुषों के सामने हमारा वो चेहरा कैसा हो। और इसलिए हमने संकल्प किया है कि जहां झोपड़ी है, वहीं पर पक्का मकान बना करके उस झोपड़ी में रहने वाले को मकान दिया जाएगा। वो अच्छे पक्के मकान में रहे और जहां रहता है वहीं मिले। ऐसा नहीं कि वहां से उसको 10 किलोमीटर उठा करके फेंक दिया जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी वहीं पर है। उसकी रोजी रोटी सुरक्षित रहे, अपनी ही झोपड़ी में पक्का मकान मिल जाए, अरबों खरबों रुपया खर्च करके मुझे मेरे देश के गरीबों को सम्मान से जीने के लिए अवसर देना है। और दिल्ली में मुझे सबसे पहले इस काम को शुरू करना, और इसके लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारी यमुना जी दिल्ली की शान बन सकती है कि नहीं बन सकती है? पूरी दिल्ली को शाम को टहलने के लिए आना हो तो यमुना जी की गोद में आने का मन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन क्या हालत बना के रखी है भाइयों बहनों, इसे बदला जा सकता है, और मैंने बदलने की ठान के रखी है। मुझे इसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। यहां के जीवन में बदलाव लाना है, यहां के जीवन को नई सुविधाएं देनी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक तरफ
गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देनी है, तो दूसरी तरफ नौजवान को रोजगार देना है। हम दुनिया के 65% हमारी जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। जिस देश के पास इतने नौजवान हो, वो देश अपनी नहीं दुनिया की भी तकदीर बदल सकता है, दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। और इसलिए हमारे युवा शक्ति पे भरोसा करते हुए हम उसके जीवन की तकदीर तो बदलना चाहते हैं, देश की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। हम उसे रोजगार देना चाहते हैं और इसलिए मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। आज दुनिया के हर देश के लोग भारत में आने के लिए प्रेरित होते हैं। विश्व के बड़े बड़े देश के मेहमान हिंदुस्तान आना पसंद करते हैं। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोग विवाद खड़ा कर रहे थे ओबामा को लेकर के। जो हमारे आलोचक हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ओबामा आए और 26 जनवरी के कार्यक्रम के सिवाय कुछ न हुआ होता, नमस्ते नमस्ते करके चले गए होते, तो ये विरोधी हमारे लोग हमारी चमड़ी उधेड़ देते कि नहीं उधेड़ देते? दिल्ली के चुनाव में दिन रात ओबामा के गीत गाते कि नहीं गाते? हमें बदनाम करने का कोई मौका छोड़ते क्या? अगर रत्ती भर भी विफलता रही होती, थोड़ी सी भी चूक रही होती, देश की आशा अपेक्षाओं से एक तसु भर भी कम रहा होता, तो हमारे विरोधियों ने हमारे बाल नोच लिए होते। और तब कोई नहीं पूछता कि दिल्ली चुनाव में आप ओबामा को लेकर के मोदी को गाली क्यों दे रहे हो, कोई नहीं बोलता। भाइयों बहनों, भारत आज विश्व के सामने एक ताकत बनकर के खड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों, आज दुनिया भर में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरी ताकत से बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानने लगी है कि नहीं मानने लगी है? विश्व भर में भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत की गणना हो रही है कि नहीं हो रही है? विश्व भारत से दोस्ती बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है मेरे भाइयों? मोदी कारण नहीं है मेरे भाइयों, मोदी कारण नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उसका कारण यह है, उसका कारण मोदी नहीं, उसका कारण आप है, हिंदुस्तान की जनता। 30 साल के बाद आपने हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई है, और पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई है। इसके कारण दुनिया का कोई भी बड़ा महापुरुष, दुनिया का दिग्गज से दिग्गज नेता भी जब मोदी से हाथ मिलाता है ना, मोदी की आंखों में आंखें जब मिलाता है, तो उसे मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है कि जिन्होंने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई, और इसके कारण पूरा विश्व भी भारत का लोहा मानने लगा है। मेरे भाइयों बहनों,
एक साल के बुरे दिन गए, एक साल के बुरे दिन आपने देख लिए। दिल्ली में कुछ लोगों ने एक साल बर्बाद करने का पाप किया है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिस प्रकार से विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, हिंदुस्तान में दिल्ली का डंका बजाना है तो दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार चाहिए। पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार चाहिए। किरण बेदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली ने कभी सोचा नहीं होगा, देखने का तो सवाल ही नहीं है, वैसी ईमानदार सरकार दिल्ली को मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र में मतदान हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनने के लिए मतदान करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनिए। कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीए सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से 10 वर्ष करती रही है, ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रकट हुई है। किसी भी सरकार के संचालन में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, देश का विकास किस प्रकार से होता है, ये सबसे प्रमुख रहता है।